तक सही होगा ये सब। आपका ब्रेड्स रूल हो गया है ना? ब्रेड्स रूल के बाद आपको पढ़ना है आज वापस से जीओसी स्टार्ट करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल, है ना? फिर से वापस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वापस पढ़ेंगे, कार्बोनाइन वापस पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल वापस पढ़ेंगे, शांत। और उसके बाद उसी में आएगा, और उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल के बाद कुछ 35 क्वेश्चंस हैं, 35। उस 35 क्वेश्चन में जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जीओसी की वो सारे इंक्लूड है, चाहे वो बैक बॉन्डिंग हो, चाहे वो रेजोनेंस हो, चाहे इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो, चाहे नॉर्मल रेजोनेंस हो, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड है 35 क्वेश्चन में। आवाज नहीं, शांत। तो आप इधर से इधर घूम रहे हो, ये मॉर्निंग वॉक कंप्लीट नहीं हुआ क्या आज? हाँ, तो ये फिर अपने को आज करना है पूरा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल। आज का अपना टॉपिक यही है, ठीक है? नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, क्लोज कर दो। बट वो स्टार्ट तो हुआ नहीं है। अच्छा, स्टार्ट हो गया है। आपको ब्रेड्स रूल एक बार दोबारा 2 मिनट में रिकैप कराऊंगा, उसके बाद डांसिंग रेजोनेंस कराऊंगा, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल के क्वेश्चंस करेंगे। इसको वो कर लो, रीस्टार्ट कर लो, तभी जाएगा वो। इसका ना पासवर्ड रीसेट कर लो, आप वो पासवर्ड रखो अपने पास, बार बार लॉग इन ओटीपी क्या मतलब है? चलो लिखो, हेडिंग तो आपने लिख लिया था ब्रेड्स रूल। मैं आपको वापस से एक रिकैप देता हूं ब्रेड्स रूल का। ब्रेड्स रूल में ब्रेड्स रूल और डांसिंग रेजोनेंस ये दो टॉपिक्स हैं जो आज आपने को अच्छे से देखने हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं। ब्रेड्स रूल में कल हमने बताया था कि वो हर जगह वैलिड नहीं है। ब्रेड्स रूल कुछ खास जगह ही वैलिड है। कौन सी वो खास जगह है जहां पे वो वैलिड है, उसके लिए बताया था ब्रिज्ड ब्रिज्ड बाईसाइक्लो। दो तरह के बाईसाइक्लो होते हैं, फ्यूज्ड और ब्रिज्ड। तो ब्रिज्ड वाले में बोलते हैं जहां पे जो रिंग है वो ऊपर जा रहा हो 3 डायमेंशन में। तो ब्रेड्स रूल हमेशा और हमेशा ब्रिज्ड बाईसाइक्लो में लगेगा। और ब्रिज्ड बाईसाइक्लो में लगेगा तो कैसे लगेगा ये इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये समझना था कहां लगेगा, तो ब्रिज्ड बाईसाइक्लो में लगेगा, नॉर्मल बाईसाइक्लो में नहीं लगने वाला है, फ्यूज्ड बाईसाइक्लो में नहीं लगने वाला है। अच्छा, साइक्लो में लगेगा क्या? नहीं लगेगा। बोल दिया जहां लगेगा इसको छोड़ के बाद बाकी सारी जगह नहीं लगेगा। और ब्रेड्स रूल ने बोला कि ब्रिज्ड बाईसाइक्लो का ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज्ड बाईसाइक्लो और उसका ब्रिज हेड कार्बन कभी भी sp2 नहीं हो सकता, प्लेनर नहीं हो सकता, पॉजिटिव चार्ज वाला नहीं हो सकता,
पाई बॉन्ड नहीं हो सकता, फ्री रेडिकल नहीं हो सकता। उसने ये बोला था, बाकी जगह हो सकता है, बट ब्रिज्ड बाईसाइक्लो का जो sp2 ब्रिज बाईसाइक्लो का जो ब्रिज हेड कार्बन है वो sp2 नहीं होगा। बाकी जगह हो जाएगा, बाकी जगह कोई मतलब ही नहीं, वहां तो ब्रेड्स रूल एप्लीकेबल ही नहीं है। उसने बोला कि इन ब्रिज हेड इन ब्रिज्ड बाईसाइक्लो, ब्रेड्स रूल ने ब्रिज्ड बाईसाइक्लो में ही बोला और लिखा कि इन ब्रिज्ड बाईसाइक्लो ब्रिज हेड कार्बन, इन ब्रिज्ड बाईसाइक्लो ब्रिज हेड कार्बन कभी भी sp2 नहीं हो सकता। ठीक है ना, लिख लीजिए, ब्रिज हेड कार्बन sp2 कभी नहीं होगा, प्लेनर कभी नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज ब्रिज हेड पे कभी नहीं होगा, फ्री रेडिकल कभी नहीं होगा, पाई बॉन्ड कभी नहीं होगा, क्योंकि ये सारी कंडीशंस कहां मैच कर रही है, sp2। उसने क्या बोला था, sp2 नहीं होगा। इन ब्रिज्ड बाईसाइक्लो ये ब्रिज हेड नहीं हो सकते, और अगर ऐसा हुआ तो उसने क्या बोल दिया था, डू नॉट एग्जिस्ट। अगर मान लो ब्रिज्ड बाईसाइक्लो में ब्रिज हेड पर sp2 की कंडीशन बन रही है तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ऐसा कंपाउंड पाया ही नहीं जाता अपने नेचर में। लेकिन कह रहा है कि अगर मेरे पास ब्रिज्ड बाईसाइक्लो में एक रिंग भी 8 मेंबर का हो गया, अगर ब्रिज्ड बाईसाइक्लो में एक रिंग भी 8 मेंबर का हो गया तो आपका sp2 हो सकता है। कह रहा है ब्रिज्ड बाईसाइक्लो का ब्रिज हेड कार्बन ये नहीं हो सकते, बट अगर 8 मेंबर का रिंग बना ले, कोई भी एक रिंग ब्रिज्ड बाईसाइक्लो में, एनी रिंग अगर 8 मेंबर का बना ले तो हो सकता है, तो sp2 हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, फ्री रेडिकल हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है ना, इफ एनी रिंग, अगर कोई भी रिंग बिकम्स 8 मेंबर, अगर कोई भी रिंग बेटा 8 मेंबर का बन जाएगा, देन ब्रिज हेड कैन बी sp2, देन ब्रिज हेड कार्बन जो है आपका sp2 हो सकता है, कैन बी sp2। ब्रिज हेड कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, ब्रिज हेड के पास फ्री रेडिकल हो सकता है, पाई बॉन्ड हो सकता है, ब्रिज हेड प्लेनर हो सकता है, ये सारी कंडीशंस हो सकती है अगर 8 मेंबर का रिंग बना तो। बट 8 से छोटे वाले में ब्रिज हेड कार्बन पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, और एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब अनस्टेबल हो जाएगा। एग्जिस्ट नहीं करने का सीधा मतलब है अनस्टेबल हो जाएगा। अब आपके पास, जैसे मान लो आपके पास मैं ये लिख के दे रहा हूं, क्या ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, आपको मुझे बताना है। क्या ये एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, ये तो करेगा। इसमें कहां है ब्रिज हेड कार्बन sp2 है, इसमें तो 4 सिग्मा बॉन्ड बना है, sp3 बन रहा है। हाँ, लेकिन इसके बगल वाले में अगर मैं, इसमें तो ब्रिज हेड कार्बन sp3, sp2 हुआ ही नहीं, लेकिन अगर मैं ये लिख देता हूं, ये डू नॉट एग्जिस्ट, दिस डू नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया? जैसे मान लो मैंने आपको ब्रिज हेड कार्बन बनाया ब्रिज हेड बाईसाइक्लो के अंदर, क्या ये एग्जिस्ट करेगा, ये तो करेगा ही, ब्रिज हेड बाईसाइक्लो तो करेगा ही। लेकिन अगर मैं यहां पॉजिटिव चार्ज बना दूं, अब क्योंकि 8 मेंबर हो चुका है, नाउ इट इज 8 मेंबर, काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर हो गया इनफैक्ट, तो क्या 8 मेंबर हो गया, सॉरी, तो 8 मेंबर हो गया, तो क्या ये एग्जिस्ट कर जाएगा? यस। एक और चीज, ये देखो मैंने आपको बनाया बाईसाइक्लो कंपाउंड, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? हाँ, बाईसाइक्लो करता है। बाईसाइक्लो का ब्रिज हेड को sp2 दिया, अब ये करेगा नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि ब्रेड्स रूल यहां पे एप्लीकेबल ही नहीं है ना। इसके बारे में ब्रेड्स रूल ने थोड़ी बोला था डू नॉट एग्जिस्ट, ब्रेड्स रूल ने बोला था ब्रिज हेड का sp2 डू नॉट एग्जिस्ट। फ्यूज है उस पर, उसको तो करने दो भाई। ब्रेड्स ने किसको बोला था? ब्रेड्स ने इसके बारे में बोला था डू नॉट एग्जिस्ट, ये तो करेगा, इसमें क्या दिक्कत है? इसके बारे में थोड़ी बोला था डू नॉट एग्जिस्ट। मतलब एप्लीकेबल नहीं है ना। तो ब्रेड्स रूल ने क्या बोला था कि अगर sp2 हुआ तो डू नॉट एग्जिस्ट। ब्रेड्स रूल इस पे एप्लीकेबल नहीं है, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा होगा, इस पे ब्रेड्स रूल नहीं लग रहा, वो तो अपना नॉर्मल एग्जिस्ट करेगा, क्या दिक्कत है? जैसे मान लो आपके पास ये वाला क्वेश्चन आया था और पूछा था दिस कंपाउंड इज स्टेबल या अनस्टेबल, क्या ये बाईसाइक्लो है?
और बाईसाइक्लो का ब्रिज हेड sp2 दिख रहा है, लेकिन क्या इस पे ब्रेड्स रूल जैसा सोच सकते हैं? तो एग्जिस्ट करने दो, इसको क्या दिक्कत है, दिस एग्जिस्ट। और हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि भाई इसमें अल्फा एच भी आता है, दो इधर एक इधर। हमने इसमें अल्फा एच किया हुआ है, दो इधर और एक इधर, 5 अल्फा एच होता है, 5 अल्फा एच है, हाइपर कंजुगेशन करेगा, स्टेबिलिटी आएगी। ब्रेड्स ने केवल एक जगह बोला था, और ये नॉर्मल यहां कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में भी। ब्रेड्स ने बस एक बात बोला था कि ब्रिज्ड बाईसाइक्लो का ब्रिज हेड अगर ऐसा हुआ तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी जगह एग्जिस्ट करेगा। ब्रिज्ड बाईसाइक्लो का ब्रिज हेड अगर sp2 हुआ और 8 मेंबर नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन ब्रिज्ड बाईसाइक्लो का ब्रिज हेड अगर sp2 है और 8 मेंबर है तो एग्जिस्ट करेगा। रेस्ट सारे केसेस में एग्जिस्ट करेगा, रेस्ट ऑल केसेस में अपना एग्जिस्ट करने वाला है। ठीक है, जैसे ये दे दिया करेगा, यहां तो ब्रेड्स रूल सोचना ही नहीं, ये तो नॉर्मल करेगा। कार्बोकेटाइन है करेगा, यहां भी नॉर्मल सोचना है, कार्बोकेटाइन है करेगा। समझ में आया? जैसे, हाँ एक सेकंड, जैसे मान लो आपके पास मैंने आपको एक नॉर्मल सी ये बना के दे दी और यहां पे मैंने आपको फ्री रेडिकल बना के दिया, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। सोच के देख लो, कई लोगों को लग रहा है सर ये ब्रिज्ड नहीं है, वो भी एंगल से सोचो, करेगा कि नहीं करेगा? इट डू नॉट एग्जिस्ट। आप देखो ध्यान से, क्या ये ब्रिज्ड बाईसाइक्लो है या नहीं है? है। ध्यान से सुनो, क्या ऊपर से ये ब्रिज नहीं दिखाई दे रहा आपको? क्या ये ऊपर से ये समझ नहीं आ रहा है ब्रिज? वो स्ट्रेट लाइन बना दिया तो क्या मैं जानबूझ टेढ़ा ही बनाएंगे तभी बाल्टी दिखेगा? टेढ़ा बनाएंगे तभी बाल्टी थोड़ी दिखेगा भाई। भाई सीधा भी तो बना सकते हैं, इसको क्या ऐसे इमेजिन करना है ऊपर से गया है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या ये और ये बेटा सेम है? ये दोनों सेम है, ये दोनों। वेरी नाइस बेटे, यहां पे जो ब्रिज हेड कार्बन है और यहां पे जो ब्रिज हेड कार्बन आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं। हाँ इधर देख के मैं अब, हाँ तुम्हारे सेम आ रहे हैं कि नहीं? क्या ये दोनों में डिफरेंस है या दोनों सेम है? दोनों डिफरेंस है या दोनों सेम है? देखो ध्यान से, अगर आपके पास बाईसाइक्लो केवल इसी कंडीशन में एज्यूम करना आ रहा हो, देखो ये तो आपको दिख जाएगा कि ठीक है सर ऊपर से जा रहा था, कोई और नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गया तो आपके पास ऊपर से जा रहा है। इस केसेस में अगर मान लो मैंने ऐसे बना दिया है तो अब नंबर ऑफ कार्बन नहीं है, बस ऊपर से ऐसे बॉन्ड दिखाया गया है। ठीक है, अब अगर मान लो ऐसे स्ट्रेट लाइन हो और इसमें नंबर ऑफ कार्बन ना हो तो क्या वो सिंपल फ्यूज जैसा नहीं हो गया? मान लो आप दो रिंग अलग अलग बना देता हूं, अब आपको चमके, ये एक रिंग है भाई, एक रिंग इसके ऐसे साइड में लगा हुआ है, क्या ये फ्यूज नहीं हो गया? क्या ये भी फ्यूज है? क्या ये भी फ्यूज है? अच्छा तुम यहां कंफ्यूज हो रहे होगे, टाइपिंग मिस्टेक है ना। इट एग्जिस्ट, बोलना कुछ और चाह रहा था निकल कुछ और गया। इट एग्जिस्ट है ना, वो क्या है आपके पास? यही तो है, फ्यूज ही है। जैसे मान लो एक और जैसे मान लो आपके पास 7 मेंबर का रिंग दिया गया है, बोर्ड पे जैसे मान लो 7 मेंबर का रिंग दिया गया है और मैं आपको ऐसे कर दूं, कोई एक कार्बन को मिला दूं, ये फ्यूज है या ब्रिज्ड है? अभी भी फ्यूज है ना। ब्रिज के लिए एक कार्बन को ऊपर से जाना पड़ेगा, मिडिल में एक कार्बन ऊपर आना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये फ्यूज्ड है। तो दिस इज ऑल्सो फ्यूज, तो एग्जिस्ट या नॉट एग्जिस्ट? एग्जिस्ट। ये दो रिंग है, अच्छा ये, अच्छा एक सेकंड, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। मान लो आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा कुछ है ना, अब बताओ ये फ्यूज है कि ब्रिज है? ब्रिज है ना यार, अब तो दिख गया होगा आपको, दो कार्बन के बीच में एक ऊपर से कार्बन आ रहा है, तो जैसे ऊपर की तरफ कार्बन निकल जाए क्या समझ लेना है? ब्रिज है। अब अगर, लेकिन मैं पॉजिटिव चार्ज देता हूं, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? 8 मेंबर हो रहा है नहीं हो रहा? 7 ही हो रहा है, तो 7 हो रहा है तो डू नॉट एग्जिस्ट, सिंपल हो गया। तो ब्रेड्स रूल में कई सारे डाउट थे कल, इसीलिए मैंने सोचा एक्सप्लेन कर दूं दोबारा।
ब्रिज्ड बाईसाइक्लो में लगेगा, और ब्रिज्ड बाईसाइक्लो का ब्रिज हेड कार्बन sp2 नहीं हो सकता, प्लेनर नहीं हो सकता, पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता, फिर रेडिकल नहीं हो सकता, सिंपल कहानी। इसके अलावा हर जगह होगा, इसके अलावा को आप नहीं बोल सकते। अगर ब्रिज्ड बाईसाइक्लो का ब्रिज हेड पे sp2 है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाद बाकी सब जगह करेगा, सिंपल बात है। हाँ या ना, क्लियर है? चलिए, तो दिस इज ब्रेड्स रूल, ये आपका हो चुका है। लास्ट वाला क्वेश्चन वो भी देख लेता हूं। देखो, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन भी देख लो, यहां पे मैंने नेगेटिव चार्ज डाला हुआ था, है ना, और यहां पे मैंने डबल बॉन्ड ओ डाला हुआ था, और मैंने यहां पे डबल बॉन्ड ओ डाल दिया था, और मैंने एक ब्रिज बना दिया था, यही था। ओके, ये भी कर लेते हैं। अच्छा, दूसरे वाले क्वेश्चन जो मैंने यहां दो क्वेश्चन बनाया, बताओ क्या एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? ये वाला करेगा या नहीं करेगा? ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों भाई? जरा, हाँ, क्या रेजोनेंस होगा? और रेजोनेंस का कार्बोनाइन क्या sp2 हाइब्रिडाइज होता है? या फिर दूसरे एंगल से सोचो, जैसे ही रेजोनेंस होगा क्या पाई बॉन्ड बन जाएगा? और ये पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। या फिर ऐसे सोचना है, नेगेटिव चार्ज हमेशा sp3 होता है? नो, नेगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस में आ गया तो क्या हो जाता है? sp2। तो क्या ये sp2 है? और sp2 ब्रिज हेड कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन ये वाला सोचो, ये तो ब्रिज हेड ही नहीं है, ये तो ब्रिज ही नहीं है, ये तो बाईसाइक्लो ही नहीं है, बाकी सब जगह एग्जिस्ट करेगा। यहां तो अपना रेजोनेंस करे, ये तो ब्रिज हेड ही नहीं है, इसमें तो बाईसाइक्लो, इसमें तो ब्रेड्स रूल सोचना ही नहीं है, ये तो साइक्लो है। साइक्लो में तो कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, रेडिकल कुछ भी हो सकता है, तो एग्जिस्ट करेगा। चलो, हाँ, 8 मेंबर नहीं, 8 मेंबर। अब देखो क्या होता है, आपको ऐसे इमेजिन करना है 8 मेंबर वाली बात को। जैसे मान लो 3 मेंबर की एक रिंग है, ऐसा पिरामिड की तरह जूम करो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ठीक है। 3 कार्बन को आपको पिरामिड की तरह ही जूम करना है। 4 कार्बन थोड़ा उससे बड़ा पिरामिड हो गया, 5 कार्बन उससे और बड़ा पिरामिड हो गया, 6 कार्बन उससे और बड़ा पिरामिड, 7 उससे और बड़ा पिरामिड, 8 वाला इतना बड़ा हो जाता है कि उसको दबाया जा सकता है, प्लेनर किया जा सकता है। 8 वाले कार्बन के रिंग को इसको दबाया जा सकता है, प्लेनर किया जा सकता है। वाई कल समझाया था, फ्लेक्सिबल होता है 8 मेंबर का रिंग। बट 7 मेंबर वाले जैसे ही प्लेनर हुआ, प्लेनरिटी के लिए क्या टूट जाएगा? 6 मेंबर टूट जाएगा, 5 मेंबर टूट जाएगा। लेकिन 8 मेंबर रिंग बेटा ये आपको फ्लेक्सिबल है, और फ्लेक्सिबल है तो प्लेनर हो सकता है, इसीलिए 8 मेंबर में ब्रिज हेड कार्बन sp2 हो सकता है। 7 मेंबर में sp2 नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्लेनर जा ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। 6 मेंबर ये प्लेनर जा ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। 8 मेंबर, 9 मेंबर, 10 मेंबर, इन सब में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, वो प्लेनर बन सकता है। ठीक है, चलिए, हाँ, ये वाला, इसके बारे में कुछ ब्रेड्स रूल ने कुछ बोला ही नहीं। उसने क्या बोला था? ब्रिज हेड कार्बन देखना है, ब्रिज हेड कार्बन देखना है, बाद बाकी जो हो उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ये पाई बॉन्ड बनाएगा, लेकिन अभी क्या अभी देखो, ये अभी क्या sp3 है ना, अगर मान लो पाई बॉन्ड बन गया तो sp2 हो जाएगा। तो आप कहना चाह रहे हो अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ऑब्वियसली। बट सारी कंडीशन थोड़ी देखने, कोई एक देख लो, ब्रिज हेड देखो, हो गया कंडीशन, हो गया। और कोई डाउट ब्रेड्स रूल में? मन में कोई शंका, लघु शंका, दीर्घ शंका, कुछ भी नहीं है ना? कल बहुत सारे लेके आ गए थे, हमने सोचा बता देते हैं, वरना तड़प रहे होगे अंदर अंदर की, अरे ब्रेड्स रूल रह गया। चलो भाई, हाँ, ब्रेड रूल रह गया आपका। लिखो डांसिंग रेजोनेंस, लिखो बेटा डांसिंग रेजोनेंस, है ना? अभी तक आपने बेटा डांसिंग रेजोनेंस बोला है, आप लोगों को डांस करने नहीं बोला है। शांत रह के लिख लो, डांसिंग रेजोनेंस। अभी तक आपने सबसे पहले रेजोनेंस को सुना था पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन। सबसे पहला रेजोनेंस जब आपने जीओसी में पढ़ा, पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग, ट्रांसफर, डीलोकलाइजेशन। फिर आपने हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा बॉन्ड का रेजोनेंस पढ़ लिया कि CH सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन। आज पढ़ रहे हो डांसिंग रेजोनेंस।
आज पढ़ रहे हो डांसिंग रेजोनेंस। अब ध्यान देना, डांसिंग रेजोनेंस से पहले मैंने साइक्लोप्रोपेन आपको पढ़ाया हुआ है, बट साइक्लोप्रोपेन को दोबारा पढ़ेंगे तो फील हो जाएगा। साइक्लोप्रोपेन बहुत मजेदार स्ट्रक्चर है। इसका एक क्वेश्चन आपके पास 2020 में आया हुआ है यार। हाँ हाँ, सॉरी मैडम, चेक कर रहा था, है ना। चलो, साइक्लोप्रोपेन ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे। साइक्लोप्रोपेन को मैंने जस्ट फॉर फील थोड़ा ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है। 3 कार्बन का रिंग है, यही साइक्लोप्रोपेन होता है। मुझे बताओ, साइक्लोप्रोपेन के कार्बन, हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? क्या सारे 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं? भाई 2 कार्बन के 2 हाइड्रोजन के, तो क्या ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3? क्या कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुई तो क्या मैं बोल सकता हूं इसकी 109 होनी चाहिए? 109 नहीं, 109.5 होनी चाहिए। ठीक है, क्या ये बेटा थ्योरेटिकली इतना ही होना चाहिए था? लेकिन एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि क्या 60 डिग्री होता है। इसीलिए बोला जाता है आपको जल्दी नहीं पढ़ाना चाहिए कोई चीज, मास्टर से पहले भागने लगते हो। थ्योरेटिकली क्या 109 होना चाहिए था? एक्सपेरिमेंटली क्या 60 डिग्री ही हुआ? क्या बेटा बहुत दूर होना चाहिए था? क्या बहुत पास आ चुके हैं? अब बेटा पास आने से तो लड़ाई हुई है आज तक। तो पास आने से बेटा क्या एंगल स्ट्रेन आ गया? पास आने से रिपल्सन आ रहा है, और पास आने से अगर रिपल्सन हो गया तो क्या उसको एंगल स्ट्रेन कहते हैं? 109.5 होना चाहिए था, 60 हो गया, क्या एंगल स्ट्रेन हो गया? और एंगल स्ट्रेन हो गया तो क्या रिपल्सन हो रहा होगा? और रिपल्सन हो रहा होगा तो अनस्टेबल हो रहा होगा। तो साइक्लोप्रोपेन बेटा इसका दुख दिखता नहीं आपको, बहुत दुखी अंदर से, ये रिपल्सन हो रहा है। आपने साइक्लोप्रोपेन का नोमेनक्लेचर कर लिया, आइसोमरिज्म कर लिया, जीओसी कर लिया इसका, लेकिन इसका दुख आपको दिखता ही नहीं है, अंदर से बहुत अनस्टेबल है। देखो बेटा इसके, अब देखो ध्यान से बेटा, ज्यादा देखना नहीं है, साइक्लोप्रोपेन को देखने लगे बहुत मेन चीज छूट जाएगी फिर। ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा, क्या यहां पे इस कार्बन कार्बन के बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन कार्बन के बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में क्या बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं 60 डिग्री? क्या बहुत ज्यादा रिपल्सन हो रहा होगा? क्या ये भी पास आ चुका है? क्या यहां भी रिपल्सन हो रहा होगा? तीनों आपस में रिपल्सन कर रहे हैं, तो रिपल्सन करने के को अवॉइड करने के लिए क्या ये दूर जाना चाहेंगे? रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए क्या साइक्लोप्रोपेन अपने बॉन्ड को बेटा बेंट कर लेता है? साइक्लोप्रोपेन अपने बॉन्ड को बेंट कर लेता है। तो टू अवॉइड रिपल्सन, टू मिनिमाइज रिपल्सन, रिपल्सन को कम करने के लिए, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, क्या ये ऐसे था साइक्लोप्रोपेन, बट ये रिपल्सन को कम करना चाहता है। ऐसे है तो रिपल्सन हो रहा है, पास पास है, थोड़ा सा दूर कर लिया अपने आप को, नहीं होता ऐसे, बल्कि हो गया तो बेंट कर दिया। तो क्या यहां पे साइक्लोप्रोपेन में बेटा बेंट बॉन्ड्स होते हैं? साइक्लोप्रोपेन साइक्लोप्रोपेन जैसा होता नहीं है, साइक्लोप्रोपेन में बेंट बॉन्ड्स होते हैं। रीजन टू अवॉइड रिपल्सन। सीधे बॉन्ड्स क्यों नहीं होते? रीजन टू अवॉइड रिपल्सन। अच्छी बात है। अब ये बेंट बॉन्ड्स है। अच्छा एक बात बताओ, इसको मौका मिले तो क्या ये टूटना चाहेगा? क्योंकि अनस्टेबल है, इसको मौका मिले तो फटक से टूटना चाहेगा, कि इसको लगेगा कि स्टेबिलिटी मिल जाए। तो बेटा जैसे ही मौका मिलेगा क्या ब्रेकअप होगा बॉन्ड का? तो क्या हो जाएगा? अभी देखना, इसको मौका देने जा रहे हैं हम, इसको मौका देने जा रहे हैं, और ये मौके का फायदा उठाएगा और बेटा ये ब्रेकअप कर लेगा, है ना, और स्टेबल बनने की कोशिश करेगा, लेकिन स्टेबल इंसान होता थोड़ी है। ओके मैडम, आइए ध्यान से देखिएगा। अगर मेरे पास बेटे क्या ये कार्बोकेटाइन दिखा बगल में, बेटा इसको कार्बोकेटाइन, और वो अलग अनस्टेबल, एक तो साइक्लोप्रोपेन अनस्टेबल, उसके बगल में और अनस्टेबल साइक्लोप्रोपेन, सॉरी कार्बोकेटाइन के पास तो भाई वैकेंट ऑर्बिटल भी है, इसके पास तो भाई साहब खाली कमरा भी है। तो क्या बेटा ये बगल में अनस्टेबल बॉन्ड दिख गया? क्योंकि ये पहले से बेंट हो रहा था, ये भी बेंट हो रहा था, और ये भी बेटा बेंट हो रहा था।
क्या ये अनस्टेबल है, टूटना चाहता है? ये बेटा टूट के आगे की तरफ बॉन्ड बना लेगा। पहला वाला बॉन्ड टूट जाएगा, दूसरा वाला बॉन्ड बन जाएगा। ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड द न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। तो देखो ऊपर वाला बॉन्ड टूट चुका है, नीचे वाला बॉन्ड बन चुका है। अब ये वाला कार्बन अगले के साथ तो स्टेबल हो गया, लेकिन पीछे वाले को छोड़ आया, क्या क्या अनस्टेबल हो गया वो? इसी तरह क्या सेम काम नीचे वाला बॉन्ड भी टूट के हो सकता है? भाई ये भी तो टूट के आगे जा सकता है, दोनों ही तो अनस्टेबल है। तो बेटा कभी कभी ऊपर वाला टूटता है, कभी कभी नीचे वाला टूटता है। इस तरह से बेटा रेजोनेंस हो रहा होता है। तो देखना ध्यान से, कभी ऊपर वाला सिग्मा बॉन्ड टूटा, कभी नीचे वाला टूटा, ऊपर वाला टूटा, नीचे वाला टूटा। क्या ये रेजोनेंस हो रहा है? क्या डांसिंग की तरह दिख रहा है? इसीलिए इसको डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं बेटा। समझ में आया? तो जो आप पढ़ते हो ऐसे ऐसे मुंह, वो बेटा डांसिंग रेजोनेंस है। समझ में आया क्या? अब इसको लिख लीजिए फटाफट से। ये केवल और केवल ध्यान रखिएगा, हर जगह मत लगाइएगा, हर जगह मत लगा देना कि सर देखो डांसिंग रेजोनेंस मुझे तो दिख रहा है। बेटा आपके दिखने से नहीं होगा, है ना, इसको पहले दिखाना पड़ेगा। आइए, ओनली एप्लीकेबल इन सीपीएम के टाइम। अब ये सीपीएम के टाइम क्या होता है? साइक्लोप्रोपेन, बहुत बढ़िया। साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कीटाइन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कीटाइन है भाई। सीपीएम कीटाइन में एप्लीकेबल होगा। और सीपीएम कीटाइन इसीलिए बेटा हाईली स्टेबल कीटाइन हो जाते हैं। सीपीएम कीटाइंस आर हाईली स्टेबल कीटाइन। क्यों? उसमें रेजोनेंस आ गया, और रेजोनेंस आने से सीपीएम कीटाइंस आर हाईली स्टेबल। लिख लीजिए फटाफट से। साइक्लोप्रोपेन जब तक उसको कोई आगे बॉन्ड बनाने के लिए नहीं मिलेगा, नहीं टूटेगा। प्रोपीन, क्या बेटा साइक्लोप्रोपीन तो और अनस्टेबल हो जाएगा। क्या यहां पे अब पहले दो दो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हो रहा था, अब क्या 4 और 2 इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हो रहा है? क्या और अनस्टेबल होगा, और टूटना चाहेगा? बिल्कुल टूटेगा। ये भी बेंट होगा और ये और अनस्टेबल होगा। क्या बेंट होने से? एंगल बेटा हमेशा थ्योरेटिकल होता है। एंगल तो हमेशा 60 थ्योरेटिकली देखते हैं कि ऐसा होना चाहिए था। ओनली एप्लीकेबल इन सीपीएम केटाइन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटाइन में डांसिंग रेजोनेंस इज एप्लीकेबल एंड हाईली स्टेबल। बट दुनिया में इससे स्टेबल भी एक केटाइन पाया जाता है। नो, ट्रोपोलियम इससे कम होता है। अगर आप भी पिछले सालों की तरह पढ़ के आए हो कि ट्रोपोलियम केटाइन इज हाईली स्टेबल, 2020 का पीवाईक्यू गलत कराऊंगा आपसे अभी। ट्रोपोलियम केटाइन हाईली स्टेबल नहीं होता है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग पढ़ा देते हैं। एरोमेटिक में ट्रोपोलियम इज हाईली स्टेबल। अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स दिए गए हैं उसके अंदर ट्रोपोलियम इज हाईली स्टेबल। तो जिस दिन मैं एरोमेटिक पढ़ा था उसी दिन ट्रोपोलियम पढ़ाया था। ठीक है, अभी मैं पूरा लिखवाऊंगा ऑर्डर कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, सबसे कम स्टेबल कौन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा? बीबी, बैक बॉन्डिंग। बीबी से स्टेबल कोई नहीं बेटा, है ना। ये कार्बोकेटाइन के लिए भी है और आपकी निजी जिंदगी के लिए भी है। चलो भाई जल्दी। सीपीएम केटाइन में का डांसिंग रेजोनेंस होगा। और आपके सिलेबस में देखो और भी होते हैं सीपीएम, और भी होते हैं डांसिंग रेजोनेंस। इन योर सिलेबस आपके क्वेश्चंस की बात करें, केवल और केवल सीपीएम केटाइन का डांसिंग रेजोनेंस ही सिलेबस में, केवल और केवल सीपीएम केटाइन। वैसे जो आपने पूछा साइक्लो एल्कीन, उसमें अच्छा सा डांसिंग रेजोनेंस होगा। साइक्लो एल्काइन कहां होगा? बना के देखो साइक्लो एल्काइन, साइक्लोप्रोपाइन, सॉरी, बना दिया साइक्लोप्रोपाइन। भाई साहब मैंने तो आज तक नहीं बनाया है। इस कार्बन के, हर कार्बन के 2 बॉन्ड बन चुके हैं। अगर मैंने 5 बॉन्ड बनाया,
दूसरा दूसरा एक और चीज, दूसरा अगर मान लो, बता रहा हूं, तो दूसरा एक एक बॉन्ड में मैं बताया आपकी आपको रिपल्सन हो रहा है, वहां तीन तीन बॉन्ड आ जाएगा बेटा, कैसे एग्जिस्ट करेगा वो, कैसे बनेगा? अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, एग्जिस्ट ही नहीं करता। 5, मजाक भी तोड़ा ना है मेरा। 5 है, जल्दी लिखो भाई, जल्दी फटाफट। हो गया डांसिंग रेजोनेंस। केवल सीपीएम केटाइन जब भी दिख जाए क्या डांसिंग रेजोनेंस नजर आ जाएगा? सीपीएम केटाइन में डांसिंग रेजोनेंस नजर आता है। उसके बाद अब आपके पास चार्ट बनाएंगे, लिखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। नहीं 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 बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? कार्बोकेटाइन में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन आगे आना पड़ेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन आया भी, एक इलेक्ट्रॉन आया तो क्या अनस्टेबल का अनस्टेबल रह जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन आया भी तो अनस्टेबल का अनस्टेबल हो जाएगा। हाँ हाँ, तो यही तो होता है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसने वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट किया और तभी तो बॉन्ड बनता है। वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट किया तभी तो बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट लिखो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। उससे पहले एक हिंट लिख लो। हिंट लिखना है बेटा बैक बॉन्ड। बैक बॉन्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिख लो बीबी। और ये इंटरमीडिएट का सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा। कहीं भी आपको बैक बॉन्ड दिख जाए, एरोमेटिक दिख जाए, डांसिंग दिख जाए, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? बैक बॉन्ड। ये देखने में छोटा लगता है बट घाव बड़ा गंभीर करता है ना? सुना है आपने? वैसे ही है बेटा, ये देखने में बेटा बहुत छोटा लगे। देखो जैसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, दोबारा रिपीट कर देता हूं, देखिएगा। क्या यहां पे एक टाइप का रेजोनेंस पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था ना? क्या एक डोनर है, एक एक्सेप्टर है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, डोनेट करने के लिए है। क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है? अगर डोनर एक्सेप्टर बगल बगल में बैठे हैं, अगर डोनर एक्सेप्टर बगल बगल में बैठे हैं, क्या बेटा डोनेट हो जाएगा? क्या बैक बॉन्ड बन जाएगा? इसी को बेटा पीपाई रेजोनेंस कह रहे थे। तो जो वहां पे पीपाई रेजोनेंस हो रहा था, यही यहां पे बैक बॉन्ड है बेटा। और बैक बॉन्ड से हाईली स्टेबल हो जाता है। और बैक बॉन्ड होने के बाद देखो कैसा बनेगा। क्या बेटा CH2 ने डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दिया वैकेंट ऑर्बिटल में, डबल बॉन्ड बनाया, एक लोन पेयर बेचा, बट डोनर के पास प्लस, एक्सेप्टर के पास माइनस। एक्सेप्टर के पास माइनस नहीं आएगा क्योंकि पहले से प्लस है, न्यूट्रल हो गया। अगर मान लो मैं आपको ये वाली कहानी लिख के देता हूं, CH2 प्लस, CH2 प्लस के बजाय लिखो CH2 माइनस और फिर लिख रहा हूं Cl। CH2 माइनस और बेटे आपके पास Cl। ये पढ़ाया है क्या बेटा? यहां पे अब आपको वैकेंट डी ऑर्बिटल देखना था। क्या ये डोनर है, एक्सेप्टर है? और डोनर एक्सेप्टर अगर बगल बगल में बैठे हो, क्या बेटा बैक बॉन्ड हो जाता है? क्या ये अपना लोन पेयर इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में देगा? और वैकेंट डी ऑर्बिटल में देगा तो मैंने क्या पढ़ाया था? पीपाई डीपाई रेजोनेंस। पीपाई पीपाई रेजोनेंस और पीपाई डीपाई रेजोनेंस ही बैक बॉन्ड होता है। पीपाई पीपाई रेजोनेंस और पीपाई डीपाई रेजोनेंस ही बैक बॉन्ड होता है। आपने केमिस्ट्री में बैक बॉन्ड पढ़ लिया क्या बेटा? वहां पे बोरोन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन यही पढ़ाया होगा, यही हुआ होगा। क्या बेटा यहां का लोन पेयर यहां के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट ही तो हो रहा था? क्या बेटा ये पीपाई पीपाई ही रेजोनेंस तो हो रहा था? तो दोनों बात तो सेम ही है। यहां पे एक और, जितने भी अपने पीपाई पीपाई और पीपाई डीपाई रेजोनेंस पढ़े हैं, क्या वो बैक बॉन्ड है? और बैक बॉन्ड आने से यूनिवर्सली हाईएस्ट स्टेबल कर देगा, मतलब यूनिवर्स का सबसे हाईएस्ट स्टेबल कर देगा। देखो ये कैसे बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड Cl, डोनर पे प्लस आएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, एक्सेप्टर पे माइनस आ गया, CH2 Cl बन जाएगा। अगर मान लो, ध्यान से देखना, अगर मान लो CH2 माइनस और मैं इस बार F लगाया, बताइए बैक बॉन्ड होगा नहीं होगा? भाई BF3 में आप पढ़ते हो, फ्लोरीन में, यहां पे होगा नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये भी डोनर है और ये भी डोनर है। यहां पे एक्सेप्ट, अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल होता
तो एक्सेप्ट कर लेता। तो बेटा दोनों ही डोनर हैं, डोनर और एक एक्सेप्टर होना पड़ेगा तब बैक बॉन्ड होगा। जैसे मान लो आपके पास CH2 प्लस और Cl, अब सोचो जरा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा? क्या बेटा Cl डोनर भी तो होता है, एक्सेप्टर भी तो है, डोनर एक्सेप्टर होगा तो क्या बेटे आपके पास, क्या बेटा आपके पास रेजोनेंस हो गया और बैकबॉन्ड हो गया, रेजोनेंस हो गया, बैकबॉन्ड हो गया। जरा अगले क्वेश्चन में आ जाओ। मान लो मैं CH2 प्लस F बनाता हूं, अब होगा नहीं होगा? बहुत अच्छे से होगा, डोनेट कर सकता है, कर सकता है तो बैकबॉन्ड बना सकता है। जैसे मान लो आपके पास CH2OH, ये तो कर ही चुके हैं, CH2NH2 अगर मान लो लिखा हुआ हो, लेकिन यहां पे माइनस डाल दो, अब नहीं होगा। कार्बन भी डोनर, वो भी डोनर, दोनों ही डोनर हो गए, तो दोनों डोनर होगा तो बैकबॉन्ड नहीं होगा। बैकबॉन्ड समझ पहचानने आया? बगल बगल में डोनर और एक्सेप्टर होना चाहिए, समझ में आया? एक्सेप्टर कोई भी हो सकता है, या तो वैकेंट p ऑर्बिटल या तो वैकेंट d ऑर्बिटल। सेकेंड पीरियड वाले में वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन बाद बाकी में तो वैकेंट d ऑर्बिटल आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया, फेमस क्वेश्चन है, CH2 प्लस और यहां पे बेटा मैंने डाल दिया CH3 फ्री रेडिकल, अब होगा नहीं होगा? बेटा दोनों इलेक्ट्रोफाइल हैं, दोनों एक्सेप्टर हैं, कार्बोकेटाइन को भी चाहिए, फ्री रेडिकल को भी चाहिए, दोनों एक्सेप्टर हैं, बैकबॉन्ड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं CH2 माइनस और बेटा यहां पे CH3 फ्री रेडिकल कर दूं तो हो जाएगा? कैसे होगा? अरे गधों, क्या लोन पेयर डोनेट कर एक्सेप्ट कर पाएगा ये? और उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल कहां होता है? पार्शियली फील्ड होता है ना। बैकबॉन्ड के लिए क्या चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, और फ्री रेडिकल कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन पहले से 2 ले लेगा, 9 हो जाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा। तो फ्री रेडिकल बेटा बैकबॉन्ड दिखाता ही नहीं, फ्री रेडिकल बैकबॉन्ड दिखाता ही नहीं। फ्री रेडिकल के पास पहले से 7 इलेक्ट्रॉन है, एक और बना लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ले लिया तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गया, पहले से 7 इलेक्ट्रॉन है, एक क्यों लेगा? लोन पेयर लेगा ना, लोन पेयर लेगा ना, ऐसे थोड़ी होता है कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, लोन पेयर होगा। चलिए, तो ये हो गए आपके पास बैक बॉन्ड की इंट्रोडक्शन। बैक बॉन्ड क्या होता है? डोनर और एक्सेप्टर होता है, बगल बगल में डोनर एक्सेप्टर होने चाहिए, एक डोनेट करे एक एक्सेप्ट करे, आसानी से बैक बॉन्ड होगा। और बैक बॉन्ड देखने में बड़ा छोटा लगता है, बट घाव गंभीर करेगा, हाईली स्टेबल कर देगा। अब चार्ट बनाएंगे, जल्दी से लिख लीजिए। हाँ, यस, ऑल p pi एंड ऑल p pi d pi आर ऑल बैक बॉन्ड। हाँ हाँ हाँ, बट वहां पे पाई बॉन्ड थोड़ी बन रहा होता है, वो मेटल और उसमें पाई बॉन्ड थोड़ी बन रहा हो, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन पाई बॉन्ड बन रहा है, उस वजह से वो है, वहां पे बैक बॉन्ड नहीं लग रहा है, वो पी पाई ओवरलैप हो रहा है, पी पाई बैक बॉन्ड नहीं बना है। हाँ, कहां पे? ये वाला ना, हाँ हाँ, यस, बॉन्ड पे रिपल्सन की वजह से आया है, टॉर्शनल स्ट्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं। चलो, अब हम लोग लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। हो गया? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अगले वीक में शायद मैं छुट्टी लूं, काफी टाइम हो गया है, एक आध दिन की, एक दिन की लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। मेरी गाड़ी भाई सर्विसिंग में चली गई है, उसके फैन से कुछ तो आवाज आ रही थी। क्या कह रहे हैं? साइकिल से? अभी तो मैं उससे वो आया मेरा, साइकिल नहीं चली है ना, साइकिल में लिया था, बहुत महंगा साइकिल लिया था बड़े शौक से,
2-3 दिन चलाया, उसके बाद उसमें जंग लगने लगा, फिर वो बेच दिया मैंने। बड़ा अच्छा डिकैथलॉन में आता है ना, 12,000 रुपए का एक साइकिल ले आया कि अब से मैं दुबला पतला होकर दिखाऊंगा। साइकिल हो गया दुबला पतला, जंग लग लग के। हम नहीं हुए। हाँ हाँ बेटा, सब निकल गया उसका, है ना। फिर मेरे पापा गए थे, उस समय कोटा में रहा करता, फिर पापा गए थे, पापा चलाए 3-4 दिन, फिर वो भी नहीं चलाए उसके बाद। है तो हम एक ही जनरेशन के, वो आलसी, मैं महा आलसी, है ना। हो गया ना। लिखो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट का मतलब बेटा कार्बोकेटाइन भी, कार्बोनाइन भी, और फ्री रेडिकल भी। और चुपचाप से अगले 5 मिनट तक कॉपी कलम में लिखते रहिएगा जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूं, है ना। चुपचाप से बोला है बेटा, डाउट होगा तो चुप रहना है। ऐसे चार्ट बना लीजिए, कार्बोकेटाइन की लेफ्ट में बात करने वाले हैं और कार्बोनाइन की बीच में बात करेंगे, फिर फ्री रेडिकल। इलेक्ट्रोमेरिक बेटा इसके बाद सबसे लास्ट, इलेक्ट्रोमेरिक, काउंटिंग ऑफ आरएस, ये सारे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं बेटा, सबसे लास्ट। टॉटोमेरिज्म के भी बात, पहले तो टॉटोमेरिज्म होगा, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बाद हम लोग इधर चर्चा करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। अभी तो इसके बाद अभी एक लेक्चर और होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ, उसमें दिमाग का भेजा फ्राई होगा तुम्हारे, क्योंकि पहली बार मैं एक टर्म यूज करूंगा कि आज का लेक्चर ऐसा है जिसमें मैं 80% समझा पाऊंगा, 20% एक्सेप्शनल है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ वाला लेक्चर है। तो वो बेटा कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, जैसे बायो में तुमने याद किया है वैसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ के कुछ ऑर्डर्स हैं। बायो में कुछ याद नहीं किए हो, समझ के याद किए हो। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। कितना समझे होगे ये मैं भी समझ पा रहा हूं। याद हो गई यार। कुछ चीजें हैं जहां पे ना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, वो बायो है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में दिमाग लगाना चाहिए। समझ में आया। अब भाई देखो एक बात बताओ, पढ़ाते हैं भाई, आपको ह्यूमन स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता होगा जूलॉजी के अंदर, तो पढ़ाते हैं कि भाई खाना मुंह से जाता है। अब ये इसमें क्या समझोगे तुम? सुनो, फिर वो फूड पाइप से होते हुए अंदर जाएगा। अब इसमें क्या समझोगे तुम? समझ के याद कर रहे हो। अब बेटा कुछ चीजें तो गलत बता देते हैं, कुछ चीजों तो गलत बता देते हैं। हार्ट के कुछ 3-4 चैम्बर बता देते हैं, 4 होते थे, है ना बेटा। हमने तो यही पढ़ा है ना। हमारे लिए तो जिंदगी का हार्ट यही है भाई, है ना। आजकल व्हाट्सएप में कुछ अलग बना दिया है, कुछ ऐसे बना दिया है ना। देखा होगा आपने, देखा नहीं देखा है? लड़के तुम तो बड़ा हाँ हाँ कर रहे हो, तुम भेज भी रहे हो मुझे लग रहा है। गधो, सही में। हमको कैसे पता? क्या हम आदि मानव लगते हैं क्या तुमको? हम व्हाट्सएप नहीं चलाते होंगे? एक पूछ रहे हैं, आपको कैसे पता? बेटा मैं इसी जमाने का इंसान हूं, इसी धरती पे जन्म लिया हूं, है ना। पढ़ लो बेटा। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कहीं आई तो वो बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। और अगर बीबी डांसिंग हो तो क्या ही मजा है बेटा, है ना। और मैंने बोला था एरोमेटिक का मतलब स्मेल आना चाहिए, एक डिफरेंट एरोमा आना चाहिए। तो अगर बीबी डांसिंग भी हो और बेटा एरोमेटिक एरोमा भी आ रहा हो, ओहो, है ना, तब तो स्टेबिलिटी ही स्टेबिलिटी है। अब जिंदगी में तुम कभी भूल ही नहीं पाओगे इसको। क्यों? ये चीज तो तुम नहीं। बेटा ये देखो कितना कितना
कितना खतरनाक चीज होता है, नाम लेने से 2-3 बार गिर गया। सोचो। बीबी डांसिंग एरोमेटिक लिख लो आप। एरोमेटिक में भी लिखना कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा। पॉजिटिव चार्ज इज पार्ट ऑफ एरोमेटिक। अच्छा, एरोमेटिक के बाद जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी। उसके बाद आपको देखना है बेटा अमाउंट ऑफ रेजोनेंस। मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी, अमाउंट ऑफ रेजोनेंस। उसके बाद बेटे आपको देखना है हाइब्रिडाइजेशन। आप मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल है या लेस? क्या पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा लेकिन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर? ठीक है, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ध्यान दो आगे, क्या प्लस एम स्टेबल करता है? क्या प्लस एच स्टेबल करेगा? क्या प्लस आई स्टेबल करेगा? क्या माइनस आई अनस्टेबल कर देगा? माइनस एच उसको और ज्यादा अनस्टेबल कर देगा। माइनस एम उसको सबसे ज्यादा अनस्टेबल कर देगा। और बेटा अगर पॉजिटिव चार्ज एंटी एरोमेटिक हो जाए तो भाई साहब हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो मैंने जो ऑर्डर लिखा है स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ। बैकबोन सबसे ज्यादा स्टेबल, डांसिंग रेजोनेंस सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे एरोमेटिक बन रहा हो, फोर्थ नंबर पे रेजोनेंस ज्यादा हो रहा हो, फिफ्थ नंबर पे हाइब्रिडाइजेशन देख लेना, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेबल है। बाकी तो मही आपने कर ही रखा है। ठीक है, बाकी आपने देखोगे तो सारे कुछ आपने अलग अलग से पढ़ा है। दे आर ऑल डिफरेंट टॉपिक्स। रेजोनेंस अलग पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन अलग पढ़ा था, एरोमेटिक अलग पढ़ा था, ये सब अलग पढ़ा है। ये टॉपिक में सब एक जगह, अब क्वेश्चन जो आएंगे उसमें सब एक जगह लगेगा। उसमें बैक बॉन्डिंग भी लगेगा, उसमें एरोमेटिसिटी भी लगेगा, उसमें मेजोमेरिक भी लगेगा, उसमें इंडक्टिव भी लगेगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मास्टर को बहुत मजा आता है, क्योंकि आपसे होगा नहीं। और आपकी वो भिखारी सी शक्ल जैसे दिखती है ना, तो वैसे ही दिखेगी। अरे अब देखो ध्यान से, एरोमेटिक में क्या रेजोनेंस हो रहा है? सब लोग सोच के बताना, एरोमेटिक में रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है। पूरा बताया था कि कंप्लीट साइकिल में रेजोनेंस होना चाहिए, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एंटी एरोमेटिक हो। शायद ये मैंने स्टेटमेंट आपको समझा दिया, बट फिर भी सुन लीजिए। एरोमेटिक में भी रेजोनेंस हो रहा है, एंटी एरोमेटिक में भी रेजोनेंस हो रहा था, नॉन एरोमेटिक था वहां रेजोनेंस नहीं हो रहा था, यही था। तो एरोमेटिक में रेजोनेंस की वजह से तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, एंटी एरोमेटिक में रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी कम रही है। तो रेजोनेंस हमेशा स्टेबिलिटी नहीं बढ़ाता है, रेजोनेंस केवल और केवल एरोमेटिक में स्टेबिलिटी बढ़ाता है, और रेजोनेंस स्टेबिलिटी आपका कम भी करेगा इन केस ऑफ एंटी एरोमेटिक। स्टेटमेंट आया हुआ है एम्स के एग्जाम में, रेजोनेंस इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, और फॉल्स माना हुआ है, नॉट ऑलवेज। जनरली अगर लगा देता, जनरली रेजोनेंस इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, हाँ अब सही है, बट क्या हमेशा रेजोनेंस इंक्रीजेज स्टेबिलिटी करेगा? नो। एंटी एरोमेटिक में तो उतना ही कम भी कर देगा। स्टेबिलिटी में जितना, एरोमेटिक में जितना स्टेबिलिटी बढ़ा देता है, एंटी एरोमेटिक में उतना ही स्टेबल को कम भी कर देता है। तो जितना अच्छा है एरोमेटिक के लिए उतना ही बुरा है एंटी एरोमेटिक के लिए। हाँ, पॉजिटिव स्टेबल कहां होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यह लिखा है। अगर मान लो बेटा आपके पास कहीं sp3 एटम दिख रहा है, sp2 एटम दिख रहा है, sp एटम दिख रहा है, तो क्या पॉजिटिव चार्ज इस पे स्टेबल होगा? यही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। समझ में आया नहीं आया? वही बताया मैंने। यहां पे बेटा एक नोट डाल लीजिएगा, जनरली रेजोनेंस इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, नॉट ऑलवेज। एरोमेटिक का केस आया तो रेजोनेंस जो है वो स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, बट एंटी एरोमेटिक का केस आया तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी को उतना ही तेजी से कम भी कर देगा।
तो दिस इज द चार्ट। अब जीओसी के आप क्वेश्चंस करेंगे तो ये दिमाग में चलना चाहिए। हो गया इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आपने बहुत सोच लिया, मीजोमेरिक अलग सोचा, हाइपर अलग सोचा, अब सब साथ में सोचना है। जो क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आएंगे वो यहां से आएंगे। तो जब वन शॉट कराना होता है, सारा कॉन्सेप्ट यहां आ गया, तो जीओसी इन 30 मिनट्स, पूरा जीओसी 30 मिनट्स में हो जाएगा। अब आप समझिए एम क्या होता है, आप समझिए एच क्या होता है, समझिए आई क्या होता है, खुद समझिए। हाँ, जिसको सब आता है, जिसके 650 सुपर नंबर आ रहे हैं उसको तो समझ आएगा, और जिसको 650 से नहीं कम आ रहा है उसको जीओसी इन 30 मिनट्स में फिर वो व्यूज देके जाता है, हमारे पैसे बनते हैं। हाँ, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर एरोमेटिक बन रहा हो, जैसे ट्रोपोलियम, देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक का मतलब बोर्ड पे सब लोग देख लेना, मैक्सिमम लोगों के डाउट होता है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर मतलब मान लो पॉजिटिव चार्ज ना डालूं तो क्या ये नॉन एरोमेटिक है? देखो sp3 आ गया, नॉन एरोमेटिक है। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव चार्ज डाल दूं तो क्या एरोमेटिक हो गया? तो ये कंपाउंड पॉजिटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक है, राइट? इसी को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज इज पार्ट ऑफ एरोमेटिक, ठीक है। और नेगेटिव डालोगे तो क्या बेटा आपके पास कार्बोकेटाइन बोलेंगे उसको, तो फिर कार्बोकेटाइन में तो पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे। और अगर नेगेटिव डाल दोगे तो क्या ये एंटी एरोमेटिक नहीं हो गया? चलो नेक्स्ट। इसीलिए बोला जाता है बेटा ट्रोपोलियम, देखो पॉजिटिव चार्ज डालने की वजह से एरोमेटिक हो रहा है। अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज यहां ना डालो, एक बार के लिए पॉजिटिव चार्ज को भूल जाओ, तो क्या ये sp3 बन गया ऊपर वाला? तो क्या नॉन एरोमेटिक हो गया? लेकिन जैसे ही मैंने पॉजिटिव चार्ज डाला, तो क्या पॉजिटिव चार्ज के डालने से क्या एरोमेटिक हो गया? तो क्या पॉजिटिव चार्ज इस एरोमेटिसिटी का पार्ट है? समझ में आया? तो अगर पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक का पार्ट होता है तो वो भी स्टेबल होता है, ठीक है, अभी क्वेश्चंस में आ जाएगा। इसीलिए बोला जाता है बेटा ट्रोपोलियम हाईली स्टेबल। लेकिन सबसे हाईली स्टेबल रॉन्ग। क्या उससे ऊपर डांसिंग है, उससे ऊपर बैकबॉन्ड है? यस, ट्रोपोलियम आयन से भी स्टेबल होते हैं। अभी क्वेश्चन करो फिर और क्लैरिटी आए। वही लिखा गया कि अगर एंटी एरोमेटिक बन जाए तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। सेकेंड, अब कार्बोनाइन में लिख लीजिए। अगेन बेटा कार्बोनाइन में बीबी सबसे स्टेबल तो बेटा एक ही है, बीबी। क्या यहां पे बेटा कोई डांसिंग बीबी है या नहीं है? नो बेटा, वो तो सीपीएम केटाइन में था ना, एनाइन में थोड़ी लगा सकते उसको, वो केवल और केवल केटाइन में आएगा। हाँ, अगर नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक बना ले, नेगेटिव चार्ज इज पार्ट ऑफ एरोमेटिक, तो वो और स्टेबल हो जाएगा। फिर मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी, तो फिर देख लेंगे अमाउंट ऑफ रेजोनेंस, ज्यादा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी। फिर आपके पास आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। फोर्थ कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा हाइब्रिडाइजेशन। नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल होता है। नेगेटिव चार्ज स्टेबल कहां होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। तो नेगेटिव चार्ज के लिए मैं sp कार्बन को ज्यादा लिख दूं, देन sp2 लिख दूंगा, देन sp3 लिख दूंगा, पॉजिटिव का उल्टा कर दूंगा, यही स्टेबिलिटी या ईएन ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद फिफ्थ ऑप्शन में -m, फिर उसके बाद क्या आएगा? फिर क्या आ जाएगा? फिर प्लस I, फिर प्लस H, फिर प्लस M। और आप लिख लीजिए कि दुनिया में 10-12 गधे मरे थे, तब आप अखलौते आए थे 10-12 की कमी पूरी करने। उतनी गधा मजदूरी है भाई साहब। कार्बोनाइन में कब से -H लग रहा है? कार्बोनाइन में क्यों हाइपर कंजुगेशन लगा रहे हो? कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल में MHI था, कार्बोनाइन में MI था। हाइपर कंजुगेशन कार्बोनाइन में नहीं होता है। तो मैंने क्या बोला आपको? 10-12 गधे मरे होंगे तो आप कमी पूरी करने आए हैं एक लौते एक साथ।
भगवान ने सोचा 12 गधे को क्यों भेजना है, एक इकलौता काफी है ये, है ना। और फिर वो 10-12 गधों वाले लोग एक साथ 100 बैठे हों और उनको मैं पढ़ा रहा हूं, सोच लो। वही तो अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि आप कितने काबिल हो, आप बोलना मेरे अंदर 10 से 12 गधों की कैपेसिटी है ना। अगर नेगेटिव चार्ज एंटी एरोमेटिक बनाए तो उतना ही अनस्टेबल हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज इज पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक। अगर नेगेटिव चार्ज एंटी एरोमेटिक बनाएगा तो एंटी हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। अब आते हैं फ्री रेडिकल में। क्या बेटे फ्री रेडिकल में कभी बीबी आ सकती है? नहीं। पॉजिटिव और नेगेटिव में फ्री रेडिकल के लिए दो इलेक्ट्रॉन कभी लेगा ही नहीं, तो बैक बॉन्डिंग होगा नहीं। कभी डांसिंग रेजोनेंस आएगा? नहीं आएगा। क्या फ्री रेडिकल हो सकता है पॉजिटिव एरोमेटिक हो सकता है फ्री रेडिकल? नो। फ्री रेडिकल की वजह से कभी भी एरोमेटिसिटी नहीं आती। फ्री रेडिकल्स आर नॉन एरोमेटिक, लिखवाया था, ऑल फ्री रेडिकल्स आर नॉन एरोमेटिक। तो सिंपली आ जाएगा जितना अमाउंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है उतना स्टेबिलिटी ज्यादा। फ्री रेडिकल कभी भी बेटा फ्री रेडिकल की वजह से एरोमेटिसिटी नहीं आती। सेकंड, अमाउंट ऑफ रेजोनेंस के बाद हाइब्रिडाइजेशन। क्या ये कार्बोकेटाइन की तरह चलेगा? तो यहां भी बेटा स्टेबल कहां हो जाएगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। sp3, फिर आपके पास sp2 और फिर आपके पास आ जाएगा sp, फिर प्लस m। क्या हाइपर कंजुगेशन होता है नहीं होता है? होता है। फ्री रेडिकल ना तो एरोमेटिक बनाएगा ना एंटी एरोमेटिक बनाएगा, इसमें तो और कहानी कम है। हो गया? हाँ, कौन सा वाला? पॉजिटिव चार्ज इज पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक। मान लीजिए आपके पास ये और ये दिया हुआ, क्या ये नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर है? sp3 है, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या ये एंटी एरोमेटिक हो गया? देख लो, अगर पॉजिटिव चार्ज इज पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक तो क्या इस स्ट्रक्चर को क्या बोल दोगे? हाईली अनस्टेबल। हाँ, लिखा तो है नेगेटिव चार्ज एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, अभी करा रहा हूं। जैसे मान लो नेगेटिव चार्ज एंटी एरोमेटिक, ये क्या है? अभी नॉन एरोमेटिक है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया क्या एंटी एरोमेटिक हो गया? क्या हाईली अनस्टेबल बोल दोगे इसको? तो जहां जहां नेगेटिव चार्ज की वजह से एंटी एरोमेटिक आ रहा है वो हाईली अनस्टेबल, जहां जहां पॉजिटिव चार्ज की वजह से एंटी एरोमेटिक आ रहा है हाईली अनस्टेबल। क्वेश्चंस का इंतजार करिए, आएगा। क्वेश्चंस में सारे कवर्ड हो जाएंगे। हाँ, सबसे ऊपर सबसे स्टेबल है और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे हाईली अनस्टेबल हो रहा है। हाईली स्टेबल से स्टार्ट किया है हाईली अनस्टेबल, हाईली स्टेबल से स्टार्ट किया हाईली अनस्टेबल पे गए हर जगह। क्वेश्चन करें? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज लीस्ट स्टेबल? हे भगवान, सही टाइपिंग करिए इसमें। चलो लिखो, जल्दी जल्दी करो। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज लीस्ट स्टेबल? लिखते रहना साथ में, एल्स मिस हो जाएगा।
अगली क्लास में कल नहीं है ना अगली क्लास? अब आएगा एक क्लास में मैं एस्टिक्स एंड बेसिक स्ट्रेंथ करा था। आज हाइड्रोकार्बन स्टार्ट होगा ऊपर वाले बैच में। वहां पे एक्चुअली जब तरुण सर नहीं थे ना, उस वीक में मेरी ज्यादा क्लासेस लगी, इसलिए वो आगे हो। तो वहां पे 6 क्लासेस नहीं 4 क्लासेस मुझे एक्स्ट्रा मिल गई। तो आपके और उनमें मैं 2 क्लास का ही गैप है। एस्टिक्स एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑटोमेरिज्म, बाकी तो सब मिसलेनियस है। स्टेबिलिटी ऑफ आरएस 5-7 मिनट, इलेक्ट्रोमेरिक 5-7 मिनट, छोटी छोटी टॉपिक्स हैं। टॉटोमेरिज्म है इंपॉर्टेंट पढ़ने वाला टॉपिक है। एक क्वेश्चन तो आएगा भाई टॉटोमेरिज्म से। जो अगले 2 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं एसिडिक बेसिक, एक क्वेश्चन हर साल आया है, चाहे लास्ट ईयर उठाओ, उसके अगले लास्ट पिछले साल उठाओ। हर जैसे एमओटी है, पिछले 20 साल में 18 साल एमओटी से क्वेश्चन आए लगातार, किसी साल एक किसी साल दो। पिछले 20 साल में हर साल एक या दो एक या दो एक या दो ऐसा आया ही आया। एमओटी इज दैट मच इंपॉर्टेंट। उसी तरह एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इज दैट मच इंपॉर्टेंट। हर साल कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन देगा, राइट। और एसिडिक स्ट्रेंथ में इसलिए देता है कि मेमोरी बेस्ड ज्यादा है। मतलब अभी तक देखो आपको कुछ रट्टाफिकेशन नहीं लगा है, सब लॉजिकल है, बिना रटे सब चल रहा है, अच्छा लग रहा है कि लॉजिकल है, एक्सप्लेन हो रहा है कि कौन पाई बॉन्ड कहाँ जा रहा है वगैरह वगैरह। एसिडिक स्ट्रेंथ में 80% ही मैं समझा पाऊंगा, 20% में तो मैं भी डब्बा बनवा के लिख लूंगा, लिखवा दूंगा एक्सपेरिमेंटल है, राइट। और वही आता है क्योंकि एनसीईआरटी में वही डब्बा लिया हुआ, ठीक है। तो हालांकि उसके न्यूमोनिक्स मैंने बना दिए हैं, 2-3 के न्यूमोनिक्स नहीं बन सकते हैं तो नहीं बनेंगे, बट बाकी के न्यूमोनिक्स मैंने बना दिए। न्यूमोनिक्स से आपको याद हो जाएगा। जैसे एक न्यूमोनिक्स आपके पास आएगा, हमारा प्यारा रामलाल, है ना। ये बहुत पुराना है, रामलाल बहुत पुराना कोटा में चला रहा है, एमआर सर ने उसको और ऑनलाइन में पॉपुलर कर दिया है। बड़े बहुत पुराना रामलाल, एनवी सर के वो बंसल सर बोला करते थे। बंसल सर के समय से ना ऐसे बुलाया करते थे, मतलब कोई भी स्टूडेंट को स्टूडेंट थोड़ी बोलते हो, बंसल सर तो भाई। एक उनके पास गुलाब का फूल होता था बंसल सर के पास। हिज एज वाज 72-73 जब मैं वहां था, तो उस समय 70-72 साल के थे। नहीं नहीं 2020 में ही पास, कोरोना के टाइम। तो जब से मतलब मैं तो पढ़ने के समय से पढ़ाने के समय तक देखा उनको। उनके पास दोनों पैर नहीं थे, मतलब दोनों पैर थे बट इट वाज नॉट वर्किंग। तो एक्चुअली वो एक जेपी कंपनी है वहाँ पे, जेके सीमेंट आपने सुना होगा। तो जेके की सीमेंट की तो कंपनी है ही, इलेक्ट्रिसिटी की भी कंपनी है, कोयला वाली कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज है जेके की। तो जेके की पावर कंपनी कोटा में है। तो जेके बहुत बड़ा, जैसे आजकल क्या है, अंबानी है, अडानी है, जेपी है ना, इस तरह के बहुत बड़े बड़े है ना अपने पास कंपनीज। उस समय जेके हुआ करती थी, आज से हमारे पापा के समय, राइट। सोचो कितना पुराना है, हमारे पापा के समय, आज से 40-50 साल पहले वो टाइम पे जेके बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी। तो बहुत इंजीनियर्स को हायर करते थे क्योंकि है इंजीनियरिंग कंपनी। तो बंसल सर वगैरह जितने भी हैं ये सब इंजीनियर्स थे। ये लोग गए कोटा में जेके में काम करने, एंड बंसल सर काम कर रहे थे। होता है ना बहुत ज्यादा जो स्ट्रेस लेता है उसको बीमारियां बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो वही थे, स्ट्रेस लेते हैं थे, जो उन्होंने अपनी कहानी बताई कि कुछ कुछ चीजों का स्ट्रेस था जिंदगी में, जिसकी वजह से उनको अचानक से वो आया, ब्रेन अटैक होता है, ब्रेन में अटैक। तो ब्रेन हेमरेज या अटैक जो भी बोल दो आप, ऐसा नहीं होता कि एक्सीडेंट होगा तभी होगा, वो तो आप स्ट्रेस लोगे तो आपके नसों में अगर फ्लो ऑफ ब्लड कम हो गया तो आप तो आपका बॉडी का पार्ट्स काम करना बंद कर देगा। तो उनका दोनों बॉडी का पार्ट्स जो नीचे कमर से नीचे, इट वाज ऑल पैरालाइज्ड वन डे। अब जेके एक प्राइवेट कंपनी थी, तो प्राइवेट इसीलिए लोग गवर्नमेंट जॉब पे ज्यादा जाते हैं ना, कि आप कैसे भी रहो गवर्नमेंट जॉब में आपको पैसे तो आएंगे, आपको स्ट्रगल नहीं होगा किसी चीज का। बट प्राइवेट में क्या होता है, ठीक है आपको तबीयत खराब हो गई आपकी, यू आर नॉट मतलब फिट फॉर देम, आपको बाहर कर देंगे, राइट। तो वैसे ही हुआ, प्राइवेट कंपनी थी, उनको बाहर कर दिया। अब वो समय कोटा में रहते थे और कोटा में कुछ नहीं, जेके के अलावा कोटा में कुछ नहीं था। जेके के अलावा एक और कोटा थर्मल है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, बस वो है, 2-3 कंपनीज ही हैं।
कोटा बहुत छोटा सा शहर है कोटा। और तो जेके में उनके साथ ये हुआ। उनकी तो उनकी वाइफ पहले कुछ दिन, अब पढ़े लिखे थे दोनों लोग, तो वाइफ स्कूल स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट की कि कहीं से तो फैमिली का इनकम चलेगा। तो वाइफ पहले उनकी गई स्कूल में पढ़ाई और उससे घर चलता था, राइट। और उनका मेडिकेशन उनकी ये सब चलता था। और जेके जब उनको बाहर किया तो ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनी जो बड़ी होती हैं वो आपको 10-20 लाख रुपए एक साथ दे देंगे कि ठीक है आप अपना ख्याल रखो ऐसे। उससे उनका चल रहा था। फिर लेकिन बंसल सर को था कि मेरा मन लगाने के लिए कुछ तो चाहिए, मतलब मैं कुछ तो करूं। वैसे इंसान थे कि मेरे को बैठ के या लेट के मैं तो ऐसे ही वो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी करियर स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 30, 30 साल के थे तब उन्होंने करियर स्टार्ट किया। सोचो लोग उस समय तक करियर बना लिए होते हैं वगैरह वगैरह, बट बहुत ग्रेट एग्जाम्पल है। तो उन्होंने क्या किया, अपने डाइनिंग हॉल में, क्योंकि वो चल नहीं पाते थे तो बेडरूम से निकल के डाइनिंग हॉल तक ही आ पाते थे, अपने डाइनिंग हॉल में कुछ 5th 6th क्लास के बच्चों को पहले पढ़ाने स्टार्ट किया। तो पहला साल वो पढ़ाया। सेकेंड ईयर हुआ कि ठीक है वही बच्चे 7th में गए, फिर मैथमेटिक्स पढ़ा और पढ़ाया। पहले वो फिजिक्स पढ़ाते थे, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो वो पढ़ाया। फिर कुछ बच्चे आसपास में बोले कि यार बच्चे अच्छे लग रहे हैं, तो नहीं होता मोहल्ले में कैंपस में बात कर लिया, एक दूसरे की मम्मी बात कर ली कि वो टीचर अच्छे हैं उनके, वो और प्लस लोग सपोर्ट भी कर किया उनको। तो लोगों ने फिर 8th 9th के बच्चे जाने लगे, 10th के बच्चे गए। मतलब ये हुआ ऐसा नहीं कि आज हुआ कल हुआ परसों हो गया, ऐसा नहीं हुआ। इट टुक टाइम। आप सोचो कितना पेशेंस रहा होगा। आपकी तबीयत खराब है, सब कुछ है, घर में पैसे नहीं है, वाइफ वर्किंग होना पड़ा, बच्चे हैं आपके पास छोटे छोटे। तो फिर उन्होंने 32-33 साल तक तो यही किया, 3-4 साल तक तो यही किया। 6 7 8 9 10 जो आ रहे थे, किसी से 10 रुपए 20 रुपए 40 रुपए 200 रुपए जैसे मिल रहे थे, उन्होंने वैसे वैसे लिया और अपना घर का खर्चा चलाया। फिर एक बच्चा था उन्हीं के उसका, जिसको मैथ्स वगैरह में डाउट आती थी और वो आईआईटी की तैयारी करता था, राइट। और ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, इन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ था और ये वैसे दिमाग से बड़े वैसे थे, मतलब तेज टाइप के, तो सब कुछ शार्प मेमोरी याद था। तो वो ऐसे नहीं होता कि मोहल्ले में कोई है। अब आज से 40 साल सोचो कहाँ कोचिंग हुआ करती थी 40 साल पहले। तो उन्होंने फिर उसको बता अप्रोच करना कि घर में भैया दीदी अंकल यही से लोग पढ़ते थे, इसी तरह पूछ करके। तो वो बस ऐसे ही मिलने मिलने गए कि हाँ मुझे ये चैप्टर में दिक्कत है, मुझे ये टॉपिक में दिक्कत है, ये कैसे होगा वो कैसे होगा। और बंसल सर आईआईटी किए हुए थे अपनी अपने टाइम पे, राइट। तैयारी वैरी क्रैक नहीं था, बट बंसल सर अपना उनको पता था सब कुछ। तो उनके मोहल्ले से जितने आईआईटी वाईटी जिनको करना था, बड़े बड़े कॉलेजेस में जाना था, फॉरेन जाना था, तो वो सब लोग उनसे मिलते थे। तो वहां से मैं उसको पढ़ाया उन्होंने मैथ्स। पहले 2 दिन पढ़ा, फिर उसको लग गया कि यार ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन हो रहे हैं। और उस समय क्या होता था, आईआईटी में 20 क्वेश्चन आता था और जिसने एक कर लिया उसका सिलेक्शन हो जाता था। एक, हाँ, 20 क्वेश्चन आते थे आईआईटी में और एक करने में सिलेक्शन हो जाता था आईआईटी में, और अच्छा आईआईटी मिल जाता था। और अगर आपने उसका एक क्वेश्चन का आधा सॉल्यूशन दिया है तो आपको पीछे वाले आईआईटी मिल जाती थी, ठीक है। जो कुछ भी नहीं करके आता था, जिसका एकदम अप्रोच ही गलत है, कुछ भी गलत है, उसको कुछ नहीं मिलता था। बट अगर आपने सही अप्रोच कर लिया बस क्वेश्चन को, होता ना आपके फिजिक्स में भी 4 स्टेप हैं, अगर आपने सही अटेम्प्ट लगा लिया तो आपका आंसर आ जाता है। वैसे ही वहां पे तो पेपर ऐसा नहीं आता था जो आप सोच रहे हो। तो 20 क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन को करने के लिए 10-10 पेज लगते थे। इट वाज पहले कुछ और डिराइव होगा, फिर एक थ्योरम निकलेगा, फिर उससे उसका आंसर आएगा, 10-10 पेज लगते थे। तो इसीलिए कहा जाता था कि अगर किसी ने 3-4 पन्ने में सही अप्रोच भी लगा लिया तो उसका सिलेक्शन हो जाता था। तो लगता था कि इसके पास दिमाग है, सही सोच पा रहा है। तो जो पहला स्टूडेंट था वैसे पढ़ा पढ़ा पढ़ा, फिर उसका सिलेक्शन हुआ। और जब उसने बहुत ज्यादा पढ़ लिया फिर उनसे कि मतलब एक टॉपिक समझ आया तो फिर हुआ कि नहीं मेरे को टाइम दो, दूसरा टॉपिक, फिर तीसरा टॉपिक, और अच्छे घर का लड़का था तो पैसे भी मिलते थे तो बस उसने पढ़ा भी दिया। फिर वहां से हुआ एक बच्चे का क्लिक हुआ, फिर मोहल्ले के 7-8 बच्चे आए कि अरे उनका क्लियर हो गया, अब हम भी करेंगे। तो फिर उन्होंने फिर जब बड़े बच्चे आने लगे तो उनको छोटे वाले बच्चों को पढ़ाना बंद किया, तो बड़े वाले बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। तो डाइनिंग हॉल पे ही पढ़ाते थे और वो कहते थे हर साल मुझे डाइनिंग टेबल बदलना पड़ता था क्योंकि हर साल 4 नई कुर्सियां लगानी पड़ती थी। तो हर साल वो डाइनिंग, अब जब डाइनिंग टेबल पे कितना बड़ा कर सकते हो आप, 12 14 15, इससे ज्यादा थोड़ी। फिर उनको हुआ कि अच्छा, तो उनकी वाइफ फिर उनको एक रूम में बिठा देती थी क्लास स्टार्ट होने से पहले, फिर बच्चे आके बैठ जाते थे तो पढ़ा देते थे बैठे बैठे, जैसे चेयर टेबल लगा हुआ है बैठे बैठे। और एक इंसान खड़ा होता था कि अगर मान लो पढ़ा रहे हैं, कुछ हाथ वाथ इधर कर रहे हैं तो गिर ना जाए, तो एक इंसान बस उसलिए खड़ा होता था वहां पे पीछे, चेयर के पीछे। वैसे करके 20 बच्चों को पढ़ाया, 25 बच्चों को पढ़ाया।
और 20-25 में से 3-4 का आईआईटी हर साल हो रहा था। अब पहली बार ये कॉन्सेप्ट नजर आया जो आजकल कोचिंग किंग और कोचिंग ये बन चुके हैं, मतलब बहुत सारे घराने बन गए अभी तो, बट उस समय कोई नहीं था, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को बनाया कि आपके स्कूल्स में, आपके कॉलेज में गवर्नमेंट नहीं करा पा रही है, तो गवर्नमेंट अगर नहीं दे रही है तो हमारा देश ऐसे नहीं पीछे हो जाए। हमारे, अब सोचो अगर कोचिंग नहीं होते तो आप इतने सोच पाते, आप इतना डेवलप होता, आप हो पाता, आप अपना, आपका अपना सब्जेक्ट नॉलेज इतना थोड़ा डेवलप हो पाता। तो उन्होंने उसको फ्रेम किया कि ठीक है, गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं छोड़ते, पूरी देश को ऐसे बर्बाद नहीं होने देते, बहुत सारे लोग पढ़ सकते हैं, तो उनको एक कोचिंग फ्रेमवर्क देते हैं। फिर उन्होंने धीरे धीरे कोटा के आसपास के सीकर हो गया, जयपुर हो गया, वहां के बच्चे आने लगे। तो एक साल ऐसा आया जब उनके पास 200 बच्चे आए, एंड दैट वाज अ हिट। 200 बच्चे वाज हिट, उनके पास एक बड़ी क्लासरूम। तो उन्होंने क्या किया, कोटा में ऐसे इंफ्रा तो होता नहीं है कोचिंग टाइप का, तो उन्होंने गैराज लिया। गैराज होता ना घर का, घर का गैराज लिया जिनका बड़ा एक ये था, और घर का गैराज में ही उन्होंने दीवारें वारे पेंट कराई, लाइट वाइट लगवाया, और वहां पे जाके पढ़ाने लगे। क्यों? क्योंकि वो गैराज में नीचे उतर सकते थे, बट सीढ़ी में चढ़ थोड़ी सकते थे वो, राइट। तो वो व्हील चेयर पे उनको बिठा के, वो वाली उनको ले जाके वहां पे, फिर क्लास स्टार्ट होने से 20 मिनट पहले वो लोग बिठा देते थे, बच्चे आके बैठ जाते थे, पूरा पढ़ते थे। और उन्होंने मैथमेटिक्स को इतना आसान कर दिया पढ़ने में, इतना आसान कर दिया बच्चों के लिए, कि लोगों का सिलेक्शन रेशियो बढ़ने लगा। एक टाइम पे ऐसा आया कि 200 बच्चे पढ़ रहे थे और 60 बच्चे उनके क्लास से थे, दिस इज द हाईएस्ट, राइट। आईआईटी जैसे एग्जाम्स में, आईआईटी एडवांस की बात कर रहा हूँ। फिर कोटा के ही कुछ लोग देखे कि यार ये बिजनेस बड़ा अच्छा है, राइट, दिस इज नो इनकम, इनकम है ना, ऐसे ही होता है बिजनेस एक्सपैंड, ऐसे ही होता है। आप डॉक्टर बनोगे, क्यों बनोगे? क्योंकि किसी आसपास के डॉक्टर को देखे वो बड़ा अच्छा लाइफ स्टाइल है उसका, है ना, या फिर सोचे हो कि डॉक्टर बनने से बड़ा अच्छा हो जाता है। तो वैसे ही कुछ आसपास के लोग, जैसे करियर पॉइंट के डायरेक्टर थे प्रमोद माहेश्वरी, उन्होंने देखा कि हाँ अच्छा कर रहे हैं, और प्रमोद माहेश्वरी भी उसमें आईटी में पढ़ रहे थे, आईटी दिल्ली से पास आउट है। तो हुआ कि यार और उनको, जैसे मुझे प्रमोद सर ने बताया कि मुझे ऑफर मिला था वहां से, न्यूजीलैंड से, कि किसी कंपनी में आप जाइए। तो जनरली आईआईटीएंस क्या होते थे, पहले फॉरेन चले जाते थे। तो इसका बड़ा इशू होता था क्योंकि आईआईटीएंस के पास ब्रेन होता था, तो ज्यादा पैसे देके वो लोग बुला लेते थे, तो उसको भी रोकना था। और वो उस समय मुहिम वगैरह चल भी रहा था। और जो करियर पॉइंट वाले फाउंडर हैं प्रमोद सर, उनके जो पेरेंट्स थे वो नहीं चाहते थे कि ये बाहर जाए। तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है मैं बाहर नहीं जा रहा, तो कोटा भी नहीं, कोटा में ही रहेंगे, कुछ अपना करेंगे। फिर उन्होंने बंसल सर वाला देखा कि यार 200 बच्चे अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आता है आईआईटी में, अगर मैं फिजिक्स पढ़ा जाऊँ तो अच्छा होगा। तो गए बंसल सर से मिले, तो बंसल को भी लगा कि आईआईटी ने कोई तो अगर फिजिक्स पढ़ा देगा मेरे बच्चों को तो और अच्छी बात है। तो उन्होंने फिर फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया। तो बच्चों को अब 2 सॉल्यूशन मिल गया, फिजिक्स भी हो गया, मैथ्स भी हो गया, और अच्छा हो गया दोनों। इनफैक्ट दोनों सुपरस्टार टीचर्स, राइट। फिर 2-3 साल ऐसा चला, लेकिन केमिस्ट्री की वो होता है ना, जब 2 मिल गया तो बच्चों का रहता है नहीं सर केमिस्ट्री भी होना चाहिए। फिर केमिस्ट्री के बहुत हिट एंड ट्रायल हुए, बहुत हिट एंड ट्रायल्स हुए, बट केमिस्ट्री का कोई बहुत शानदार जो होता है ना, आज भी आप कोटा में देखोगे केमिस्ट्री का कोई वैसा टाइप नाम नहीं है ना, सब टीचर्स हैं, बट दे आर नॉट फाउंडर्स या दे आर नॉट समथिंग वेरी बिग, तो नहीं बन पाया। उसका रीजन था केमिस्ट्री सब्जेक्ट, ये एक इंसान के बस की बात ही नहीं पढ़ा लेना इसको, फिजिकल अलग, ऑर्गेनिक अलग, इनऑर्गेनिक अलग, है ना। तो फिर वहां से ये बटना चालू हुआ, तो कोई एक टीचर पढ़ा ही नहीं पा रहा था। हाँ, एक टीचर मिले जो अभी भी यूट्यूब वगैरह पर कुछ कुछ मिलेंगे, बट आप पढ़ोगे तो समझ ही नहीं आएगा क्योंकि बहुत हाई लेवल पढ़ाते हैं। शिशिर मित्तल, शिशिर मित्तल सुना भी नहीं है, सोचो नाम आप। शिशिर मित्तल मतलब बहुत बाद में आए, बट उन्होंने अकेले फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पढ़ाना चालू किया, और उनके बहुत ज्यादा बच्चे सेलेक्ट होने स्टार्ट हुए। बहुत हट्टे कट्टे इंसान है, देखोगे आप उनको तो शिशिर मित्तल सर ने खूब पढ़ाया। फिर ये तीनों की ट्रायो बन गई। अब होता है ना ट्रायो ज्यादा दिन टिकता नहीं है, एक साल, 2 साल, 3 साल, फिर होता है ना कि मैं अच्छा, फिर मैं अच्छा, फिर मैं अच्छा। तो फिर प्रमोद सर हुए, वो हुए कि ठीक है अब मैं अलग करूंगा, ठीक है मैं पढ़ाऊंगा ही, बट मैं अपना अलग करूंगा। तो वहां से करियर पॉइंट बना, ठीक है। तो करियर पॉइंट बना तो बंसल सर को कोई टीचर चाहिए था, तो बंसल सर एक और टीचर को लाए फिजिक्स का, जिनका नाम था आर के वर्मा, जो बाद में रेजोनेंस खोले थे, ठीक है। तो पहले करियर पॉइंट खुल गया, करियर पॉइंट के पास बच्चे हो गए, अब वहां पे मैथ्स और केमिस्ट्री कोई और पढ़ा रहे और फिजिक्स पढ़ा रहे,
यहाँ पे अपना बंसल सर पढ़ा रहे हैं और आर के वर्मा सर और अपने केमिस्ट्री के जो जो आते गए जाते गए। दो कोचिंग हो गई अब नाम होने लगा कि बंसल सर के यहाँ से भी 50-60-100 होने लगे सिलेक्शन। और उस समय सीटें कितनी होती थी, 300-350 सीटें होती थी, जिसमें से 60-70 एक जगह से जा रहा है। फिर करियर पॉइंट से भी होने लगे 20-25-30। तो लोगों को लगा यार कोटा से सिलेक्शन हो रहा है, तब सारी दुनिया का नजर कोटा पे गया। और हमारे यहाँ तो भाई चलो जहां प्रसाद बट रहा है ले लेते हैं, ठीक है। तो सब वही लाइन में लगे। फिर धीरे धीरे मतलब ऐसे ही विद इन स्पैन ऑफ 7-8 ईयर्स बंसल के पास एक टाइम पे बंद करना पड़ा एडमिशन। टेस्ट लेने पड़े कि तुम टेस्ट में पास होगे तभी एडमिशन देंगे, राइट। बंसल का टेस्ट वाज पॉपुलर, लोग बंसल के टेस्ट की तैयारी कराने के लिए कोचिंग खोलने लगे। आईटी वाईटी छोड़ो, बंसल का टेस्ट क्रैक कर पाओ उसके लिए किताबें आने लगी थी, वो गाइड टाइप के, ये पढ़ लोगे तो बंसल का टेस्ट निकल जाएगा। और ऐसा माना जाता था कि आप इफ यू हैव क्वालिफाइड बंसल तो 90% चांस आपका हो जाएगा, 10% तभी नहीं होगा जब आपका तबीयत खराब हो गया, कुछ पैनिक कर गया वगैरह वगैरह। तो रखते ही थे एकदम छान वान के एकदम बढ़िया से। फिर इसमें घुसा आपका वो इकोनॉमिक्स और बिजनेस। इस इंडस्ट्री में पहली बार 2005-6 के अंदर इकोनॉमिक्स और बिजनेस घुसा। और जैसे इकोनॉमिक्स बिजनेस पैसा ये सब घुसता है, फंडिंग ये ब्ला ब्ला चीजें, वो सिस्टम खराब होने लगा, हल हो जाता है और अगले 4-5 साल में बर्बाद हो जाता है। ये हर जगह रहा है, करियर पॉइंट का हुआ, बंसल का हुआ, और धीरे धीरे आप देखोगे सबका हुआ है, राइट। तो वहां से फिर 3-4-5 साल चला जब सिस्टम बिजनेस बनता गया। फिर आर के वर्मा सर को लगा कि यार मैं भी टैलेंटेड हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता अपना, राइट। तो उन्होंने अपना एक फिर सेटअप डाला, रेजोनेंस। तो अभी जब कोटा जाओगे तो बंसल की मान लो ये बिल्डिंग है, एक प्लॉट छोड़ के करियर पॉइंट की बिल्डिंग है, और पीछे की साइड एक प्लॉट छोड़ के रेजोनेंस की बिल्डिंग, राइट। और सब एरिया वही है, राइट। एरिया वही है जिसको हम लोग बोलते हैं आईपी, इंद्रप्रस्थ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंद्रप्रस्थ इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोलते हैं, आईपी सिटी बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे बंसल हो गया, फिर करियर पॉइंट हो गया, फिर पीछे रेजोनेंस हो गया। फिर यहाँ पे भी कुछ केमिस्ट्री फिजिक्स आए, यहाँ पे भी कुछ मैथ्स फिजिक्स एंड सो ऑन, ऐसा चलने लगा। वहां से भी कुछ कुछ सिलेक्शन आया। जब ये होने लगा तो इसके बाद फिर आईआईटी के एग्जाम्स तो बड़े अच्छे चल रहे थे, इंजीनियरिंग पे सबका ध्यान था। कोई था जो मेडिकल के लिए बारे में भी उस समय सोच रहा था। तो वहां से ब्रजेश माहेश्वरी जो एकदम एकदम छोटे वाले भाई हैं, वो पढ़ाते थे, और वो पढ़ाते थे फिजिक्स। फिर उन्होंने सोचा कि चलो इसमें तो भीड़ हो गई, जो नया है उसको टारगेट किया जा सकता है, और फिर उन्होंने मेडिकल पढ़ाना स्टार्ट किया। वो पढ़ाते थे मेडिकल, और उनके मेडिकल के बहुत सिलेक्शन होते थे। लेकिन पता नहीं हमारे देश में इंजीनियरिंग का उस समय बहुत बोलाबाला था, तो इंजीनियरिंग ही फोकस किया। और अब 2010 के बाद सिनेरियो बदला, फिर जो मेडिकल पे फोकस करता था वो चल पड़े। फिर एक और वहां से एक टीचर स्टार्ट हुआ, एक और कोचिंग स्टार्ट हुआ जिसका नाम हुआ एलन। और एलन का देखो नाम वाम नहीं बिगड़ना चाहिए किसी का, वो उनके फादर के नाम पे, राइट। उनके फादर का नाम है एल एन, मतलब लक्ष्मी नारायण माहेश्वरी, राइट। तो उन्होंने एल और एन को ऐसे एलन कर दिया, तो अच्छी बात, राइट। और रेस्पेक्ट, देखो मेहनत तो लगा ही होगा, बिना मेहनत के कोई बड़ा नहीं होता, ये नेचर का नियम है। मेहनत तो लगा ही है, सबका लगा है, चाहे वो बंसल हो चाहे करियर पॉइंट हो, चाहे सबको रेस्पेक्ट है, सबका सबने अपना किया है। और देखो सबने भला किया है। अगर 2 इंजीनियर भी बनानी है देश को, 2 पुल भी बना रहा है ना, तो आप ही को फायदा हो रहा है। 2 जगह कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर बन रहा है, आप ही को फायदा हो रहा है, तो होता है। तो वो हुआ। फिर वहां पे कंपटीशन चालू हुआ, फिर राइट। अब कंपटीशन चालू हुआ कि मेरे यहाँ बच्चे, फिर मार्केटिंग, फिर इंडिया लेवल पे वो हुआ। फिर उसके बाद उसी दौरान 2007-8 के दौरान जब ये सब हो रही थी, एलन उधर उभर रहा था अपना, ये सब चीजें चल रही थी, तो 2007 में एक एनवी सर जो टीचर हैं अपने अभी, तो एनवी सर बंसल में पढ़ाया करते थे। यहाँ से पास आउट होके एनवी सर आईआईटी बीएचयू से हैं, तो बीएचयू वगैरह में अपना इन्होंने पूरा पढ़ाया है वहाँ पे, राइट। बीएचयू बनारस में इनका अच्छा सेटअप हो गया था, बट थे तो कोटा के ही, कोटा के रहने वाले थे। कोटा के रहने वाले को बहुत दिखता है, कोचिंग किया, कोचिंग बहुत अच्छा है। तो वो चले गए बंसल सर के यहाँ, और आईआईटी थे, अच्छा पढ़ाते थे, ठीक है। तो 1-2 साल में ही एनवी सर का बहुत वैसा सा नाम हो गया कि नहीं पढ़ेंगे तो एनवी सर से, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, वैसा टाइप है ना। कोटा में ये बहुत क्रांतिकारी चलता है कि वो एडमिशन कहीं भी लेगा, पढ़ेगा उसी क्लास में जहाँ एनवी सर पढ़ रहा है, ठीक है। वो कोटा में तो ऐसा होता है जैसे मान लो वो खिड़की है ना, एक आध तो मुझे खिड़की पे भी दिखता,
तो ऐसा माहौल होता है कि बाकी बैच बैच कोई भी है, पढ़ेंगे तो वही पढ़ेंगे, है ना, सिंपल है उनका कॉन्सेप्ट यही है कि भाई मुझे जहाँ समझ आ रहा है वही पढ़ेंगे। तो खिड़की पे बैठते थे, बेंच पे बैठते थे। इनफैक्ट जैसे मान लो स्टेज है, स्टेज के दो वहां बैठे हैं, स्टेज पे दो वहां बैठे हैं, कोई शर्म कोई वो नहीं है कि हमें नीचे क्यों ऊपर क्यों, वहां सब पढ़ने आते हैं। एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है कि वहां किसी को कुछ नहीं है। और जैसे ये मान लो यहाँ पे रास्ता है, तो इसमें क्या करते थे ना, वो बाहर जैसे मान लो प्लास्टिक की वो होती है ना स्टूल जिस पे बैठते हैं, चार पांच स्टूल यहाँ लगा लेंगे, चार पांच वहां लगा लेंगे, कुछ एक आध पिलर से टिक के खड़े हैं, 1.5 घंटे खड़े होकर पढ़ रहा है, सोचो, बस पढ़ते थे वो। फिर एक दिन वैसे ही हुआ ना कि अब जैसे मान लो यहाँ एनवी सर है और ये क्लास भरी पड़ी है, अब बगल में कोई और XYZ सर है जिनकी क्लास खाली हो चुकी है, तो अब कोई भी किसी को भी बुरा लगेगा, तो बुरा लगा वैसे ही, तो कुछ डिस्प्यूट्स हो गए, कुछ डिस्प्यूट हो गया कि यार वगैरह वगैरह। तो एनवी सर ने उसी दिन उस दिन कुछ नहीं बोला, उन्होंने डिस्प्यूट हुआ सबके सामने हुआ, राइट, उन्होंने माइक वाइक ऑफ किया जो हम लोग सुनते हैं, और एनवी सर ने बताया भी कई बार। तो माइक वाइक ऑफ किया, फिर वो नीचे गए, गाड़ी उठाई, घर की तरफ निकले। आप सोचोगे जब लोग नीचे गए, साथ में सारे बच्चे नीचे गए और साथ में गाड़ी से घर तक गए सारे बच्चे। 2006-7 की बात बता रहा हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं है, साथ में घर तक। कि अब उनको लग गया था कि यार एनवी सर नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वो गुस्सा हो चुके, अब ये हो चुके, ठीक है, कुछ बोला नहीं भले। तो उन्होंने ये बोला कि मैं बंसल सर की रिस्पेक्ट करता था इसलिए कुछ बोला नहीं, डिस्प्यूट तो क्या होता। तो फिर बच्चे वहां गए, तो फिर बच्चों ने घर पे ही उनके वो घर पे सब लोग बैठे, और फिर डिसाइड हुआ उसी दिन कि आप अलग अपना पढ़ाओ, ठीक है। और बच्चों ने ही उनके कोचिंग का नाम रखा था, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर उन्होंने स्टार्ट किया मोशन, राइट। तो बच्चों से पूछा क्या नाम रखा जाए, उन्होंने बोला सब मोशन रख दो, आपने चैप्टर भी मोशन, कोचिंग का नाम भी मोशन, सब मोशन, तो सब मोशन रख दिया उन्होंने। और फिर वैसे ही हुआ, तो फिर एक मोशन का वहां पे स्टार्ट हुआ। फिर बीच में बहुत सारे स्टार्ट हुए, बहुत सारे बंद हुए, लाइक आई कैन मतलब मैं जानता हूँ कम से कम 20-25, ठीक है। 2006-7 में जब ये सक्सेस जर्नी एनवी सर की देखी लोगों ने कि यार एक टीचर निकल के अपना बड़ा अपना खुद का कर सकता है, तो फिर क्या हुआ कि ऐसे ही कुछ मेजर डिस्प्यूट हुआ HODs के बीच में। बंसल के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते थे जैसे, तो HODs आपस में हो गया, भिड़ गए कि तुमने ऐसा कैसे, वैसा वैसा कैसे। हमारे हमारे फील्ड में भी होता है यार कि जैसे जैसे मैं मान लो ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ, अगर मान लो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट समझा दिया या इनऑर्गेनिक का कोई कॉन्सेप्ट समझा दिया, तो हो सकता है इनऑर्गेनिक वाले नाराज हो जाए, तो सर आपने क्यों समझाया। नहीं, कोटा में ऐसा होता है हमारे। देखो मेरे यहाँ तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये टीम बनाने के पीछे मैंने बहुत मेहनत किया है। ये तो सारे लोग जितने भी हैं, BN सर हो गए, सुधांशु सर हो गए, चाहे अपने NK सर हो गए, क्रेजी सर हो गए, जितने सारे लोग हैं, इन सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम मेरा है। तो उसको तो वहां तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, वहां पे ये सब बहुत चलता है कोटा में, आपने ऐसे कैसे बोल दिया, वैसे कैसे बोल दिया। तो उस चक्कर में HODs का डिस्प्यूट हुआ, और 7 HODs, बंसल को सबसे बड़ा सेटबैक लगा था बंसल क्लासेस को 2013 में, जब 7 HODs एक साथ रिजाइन डाले, और अगले दिन रिजाइन डाल के नई बिल्डिंग में कोचिंग डाल दी उन्होंने, जिसका नाम पड़ा वाइब्रेंट। वाइब्रेंट वाइब्रेंट एकेडमी, सुना होगा आपने। तो सारे HODs एक दिन में गायब हो गए, और अगले दिन वहां पे, और वो डिस्प्यूट था, सबको दिख भी रहा था। तो फिर वहां पे अभी जो आप नाम सुन रहे हो यही है। बीच में EduWave बना, शाइनिंग बना, एक 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 स्टार्स बना, स्टडी भारत नहीं बना था भाई कोटा में, बीच में बहुत सारी चीजें बनी। जैसे मान लो आप नारायणा भी गया, ट्राई किया, चैतन्या भी गया, ट्राई किया, बट कोटा में यही 4-5 बनते, और कोई नहीं बना, राइट। तो ये पूरा कोटा की जर्नी है, और कोटा का पूरा इकोनॉमिक्स पूरे इन 4-5 लोगों पे बेस्ड है। तो क्या आप समझो कि पटना शहर है, मान लो कोटा शहर वैसे ही है, कोटा में मान लो बेटा आपके पास एक टाइम पे जब मैं वहां था 3 लाख बच्चे बाहर से आते थे पढ़ने, 3 लाख। और कोचिंग कितने हैं, 5 या 6, 5 या 6 में 30 लाख लोगों को बटना है, कोई अदर कोचिंग है ही नहीं, और होती है तो वो चल नहीं पाती, तो फिर लोग मर्ज हो जाते हैं उसी में, राइट। तो एक एक कोचिंग में 20-20-25, जब मतलब जैसे मान लो मैं LN की बात करूं तो उसमें अकेले में 1.5 लाख 1.5 लाख बच्चे हैं, राइट। उधर बात करूं मैं, इधर मोशन की बात करूं तो उसमें 25-30 हजार बच्चे हैं। बाकी वाइब्रेंट में भी कुछ इतने ही बच्चे हैं, है ना। ऐसे ही करके सब में बच्चे बटे हुए हैं। अब सोचो कितना, एक एक बच्चा
एक महीने में कोचिंग की फीस तो वो दे ही चुका है, मान लो 10,000 रुपए कोचिंग की फीस है, 10,000 रुपए वो रहने का खर्च कर रहा है, 10,000 रुपए वो कॉपीज का खर्च कर रहा है। एक मतलब 25,000 मान लो, एक बच्चा 25,000 खर्च कर रहा है, 3 लाख बच्चे, कितना खर्च हो रहा है, समझ रहे हो? और प्लस पेरेंट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स जा रहे हैं, है ना, प्लस वहां के ऑटो वाले खूब कमा रहे हैं, है ना। ऑटो वाले जितने कमाते हैं ना भाई साहब, मैंने तो एक बार जब टेस्ट उसमें कम नंबर आते थे सोच लिया था कि ऑटो ही चलाऊंगा यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया कमाई है इसमें। जब आप बच्चे होते हो तो आपको लगता है ना आपको कुछ भी करके पैसे कमाने हैं, है ना। आपको ये थोड़ी पता है आगे जाके आपको बहुत सारी चीजें स्ट्रगल में और जोड़नी है। आपको ये लगता है कि मेरा पैसा है जो सब सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने तो बहुत कुछ सोच सका है, जैसे पोहा वाला बहुत चलता था, तो मैंने तो ये भी सोचा था, हाँ नाम वाम भी डिसाइड हो गया था, इंदौरी पोहा करके खोलूंगा वहां, है ना। और दूसरा मेस, पंजाबी मेस वहां बहुत चलता है। मैं और पंजाबी मेस वाले भाई साहब, उनका बेटा एक IITian है, पंजाबी मेस वाले का बेटा IIT दिल्ली से पास आउट है, पर वो नौकरी नहीं कर रहा है क्योंकि मेस में ज्यादा पैसा है, वो मेस चला रहा है ना। दे अर्न करोड़ इन अ मंथ, इन अ मंथ। पंजाबी मेस जो है ना, 5 कोचिंग से बड़ी है उनकी मेस, सोच लो, 5-5 बिल्डिंग में ऐसी ऊपर नीचे तक लगी हुई है। बच्चा घुसता है एक फ्लोर, फिर वहां पे गार्ड खड़ा हो जाता है, नहीं अब इसमें नहीं खा सकते, ऊपर वाले फ्लोर पे जाके खाओ, फिर वहां ऊपर, फिर 5 फ्लोर पे लगा हुआ है। क्यों? क्वालिटी देते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो बच्चे पसंद कर रहे हो। खैर, चला जाए, क्या कह रहे हो, पैसा आपका और पैसा मेरा और काम तुम लोग करोगे। चलो, ये बंद क्यों हो गया? टाइम हो गया इसलिए वैसे भटक गए यार। कहाँ भटके थे वैसे? मजा तो तुमको इसी में आएगा, और कहाँ आएगा। चलो ये वाले क्वेश्चंस को कल करेंगे यार अब, ठीक है, कल करेंगे। अगले वीक से आपका टाइम टेबल वापस पुराना ही हो जाएगा यार।